और ऐसे में कश्मीर का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर, उन दोनों ही स्थिति में तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। उस देश के लिए इजराइल कुछ प्लानिंग कर रहा है। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप मेरे साथ में हैं मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय बन रही एक समीकरण पर चर्चा करने के लिए, जो समीकरण निश्चित ही समस्त भारतीयों को बड़ा सुकून देगा। सुकून इसलिए कि ये जो प्राणी आप देख रहे हैं जिसका नाम है अर्दगन, जो तुर्की का राष्ट्रपति है, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत विरोधी जितने बयानों के लिए जाना जाता है, आजकल ये उतना ही जहरीला इजराइल के लिए भी हो रखा है। तो एक तरीके से अर्दगन का जो भारत से नफरत है वो इजराइल के साथ भी चल रहा है, और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर उस बात को माना जाए तो इजराइल इसका इलाज करने निकल पड़ा है। तो आइए आज इजराइल के द्वारा इनके इलाज में क्या तैयारी की जा रही है उसकी चर्चा डिटेल में करते हैं, यह जानते हुए कि तुर्की नाटो अलाई है, यानी कि यह अमेरिका का वो संरक्षण प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त देश है जिस पर अगर हमला हुआ तो बाकी बचे 31 देश एक साथ आ जाएंगे। यानी कि यह वो देश है जिसकी हिफाजत करने के लिए अमेरिका बीच बचाव करने चला आएगा। उस देश के लिए इजराइल कुछ प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस प्लानिंग के लिए इसे रोका जा रहा है, लेकिन इजराइल उसकी भी नहीं मानता, जिसमें अमेरिका खुद बैठाकर अपना काउंटर सेंटर बनाकर चल रहा हो। कतर तक पर जब गोला फेंक सकता है, उसके बाद से तुर्की को अपने खिलाफ होती चीजें नजर आ रही हैं। इसी चलते तुर्की को अभी नाउ ए डेज, रिसेंट डेज के अंदर इजराइल ने अपना 8वां दुश्मन करार दिया है। डेंजरस उसको कंट्री अपने लिए माना है, और इसका इलाज करने की प्लानिंग में इन्होंने हाल ही में 3 देशों के साथ, ग्रीस और साइप्रस मिलकर के इनके खिलाफ एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं। आज के सेशन में इस जॉइंट फोर्स की बातचीत को जानेंगे कि क्या इनको पाकिस्तान से दोस्ती ज्यादा महंगी पड़ी या भारत से दोस्ती, दोनों के भारत से दुश्मनी, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मित्रता को ये भारत के खिलाफ यूज करते आए हैं। और ऐसे में कश्मीर का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर, उन दोनों ही स्थिति में तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन्स भारत पर चलाए भी गए थे। हालांकि भारत से उम्मीद थी कि यह तुर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि भारत ने तुर्की के साथ अपने काफी सारे व्यापारिक रिश्तों को किनारे कर दिया। खैर, उन पर हमने डिटेल में पहले भी चर्चाएं की है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो सवाल दुनिया के बीच में है वो ये कि नेतन्याहू ने जिस कतर में अमेरिका ने अपना सेना का अड्डा बनाया हुआ था उस पर हमला कर लिया था, वो तो सब चल गया, लेकिन जिसको नाटो का संरक्षण प्राप्त हो उस देश पर इजराइल क्या एक्शन ले सकता है? क्या अमेरिका उसे रोकेगा नहीं कि भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो कि यार जिस हमारे ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का। तो नेतन्याहू को बुलाया गया है अमेरिका कि आ जाओ भाई, एक बार तसल्ली से समझ लो हम क्या चाहते हैं, जान लो, और उसके बाद कुछ एक्शन लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए इजराइल जो देश है, यह इजराइल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पनपा देश है। पहले तक यहां पर इजराइल में भी ऑटोमन एम्पायर ही हुआ करता था। इजराइल की तरफ से सीरिया, इराक और ईरान को अपना चिरपरिचित दुश्मन बताया जाता रहा है। अक्टूबर 7 में जब गाजा की तरफ से इस पर हमला हुआ तो फिर नेतन्याहू ने अपनी तरफ से कहा कि मेरे अब 3 नहीं 7 दुश्मन हैं, और 7 दुश्मनों में उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, इधर की तरफ से उठा करके इन्होंने गाजा, वेस्ट बैंक, यहां से उठा करके इन्होंने लेबनान को भी, यमन को भी काउंट कराया था। 7 क्षेत्र से इजराइल पर हमले हुए थे, यह आप और हमने देखे भी थे। एक बार इन 7 को पहचान लो: लेबनान, वेस्ट बैंक, गाजा, सीरिया, इराक, ईरान और यमन। और यह आपने भी देखा था कि इजराइल पर इन सब तरफ से हमले हो रहे थे। इजराइल से इन्हीं हमलों में अब इजराइल ने डिकोड किया है कि अगर आगे हम फिर से कभी युद्ध में गए, जैसे अभी हमने गाजा के साथ में जो युद्ध लड़ा, उस समय पर हर तरफ से हम पर गोले गिर रहे थे। लेबनान से हिजबुल्लाह बरसा रहा था, सीरिया से आईसिस वाले चालू थे, इराक से आईसिस वाले चालू थे, ईरान से तो पूरे बम्बार्डमेंट चल ही रहा था, यमन से तो सीधे उठ करके हूतिये यहां पर गोली बंदूक चला दे रहे थे, वेस्ट बैंक से भी फायरिंग चल रही थी। इजराइल हर फ्रंट पे लड़ रहा था। इजराइल वालों का अभी एनालिसिस यह कहता है कि इन दिनों तुर्की के अंदर जो हमारे खिलाफ बगावत आई है, आने वाले समय में तुर्की हम पर अटैक करेगा, और तुर्की इन सब में सबसे पावरफुल देश है। तुर्की पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का लंबा इतिहास है। जिस तरह से हम रूस की बात करते हैं कि सोवियत रूस का इतिहास आज रूस लेके चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही ऑटोमन का जो इतिहास है वो तुर्की लेके चल रहा है। इसके पास एक पावरफुल नेवी है, पूरी ऐतिहासिकता से संग्रह किया हुआ धनराशि है, और काफी नाटो के साथ जुड़ा हुआ अलाई है। तो ऐसे में
इजराइल की चिंता इस बात पर है कि ईरान को तो हम संभाल ले गए, लेकिन तुर्की से अगर भिड़ना पड़ा तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो इजराइल चूंकि फिलहाल किसी युद्ध में नहीं है, तो यह उसका शांति काल है, और शांति काल जब उसका चल रहा होता है तो वह अगले युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। अगली बार जब युद्ध हुआ तो क्या करेंगे, तो उन्होंने तुर्की को हाईलाइट किया है कि भाई अगली बार हमको इससे लड़ना पड़ेगा। अर्दगन इजराइल को वार्न किए पड़े हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे खींचातान कर रहे हैं। हर बार खबरें देखोगे तुर्की के अर्दगन ने वार्न कर दिया इजराइल को, अर्दगन वार्न तुर्की, हर जगह मतलब अर्दगन वार्न इजराइल, ये सब जी है ना, सब जगह आप यही समझेंगे कि हर जगह एक ही बात, अर्दगन अक्यूजेस इजराइल ऑफ इंटेंडिंग टू इन्वेड टर्की। ये तमाम चीजें इस तरह से कि भाई पहले तो इनको कहा गया कि तुम मान जाओ, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसे में तुर्की ने अपने खिलाफ भी कुछ हरकतें ऐसी देखी कि जब ये जाकर कतर में गोला छोड़ सकता है तो ये तो हमारे ऊपर भी छोड़ सकता है। इस बात को लेकर के इन लोगों ने एक भय का माहौल तैयार किया खुद के देश में, मुस्लिम वर्ल्ड के देशों में। तुर्की ने अपने साथ लोगों को जुटाना शुरू किया। मतलब इस तरह की हरकत हो गई कि उसने प्रॉपर तरीके से अर्दगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उल्टा इस तरह से हुआ कि अर्दगन ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की ने बकायदा इजराइल के खिलाफ 52 देशों से मिलकर के इस पर आर्म्स एम्बार्गो लगवाने का प्रयास किया कि कोई इसको हथियार नहीं बेचेगा। दोनों देशों के बीच में तब और ज्यादा रार बढ़ गई जब इजराइल ने हमास के लीडर्स को मारना शुरू किया। तो ये खुलेआम आकर के हमास के समर्थन में पोस्ट करना शुरू कर दिए। तुर्की ने प्रॉपर तरीके से वो सारे प्रयास किए जो गाजा में वो कर सकता था। अर्दगन का जो ये ताजा ताजा रूप निकला है, ये उनके पुराने खलीफेट की याद दिलाता है। मतलब ये चाहते हैं कि फिर से ये मुस्लिम देशों के लीडर बनकर बाहर आए। इन लोगों के बीच की राइवलरी को खूब इतिहास में हमने देखा है, पिछले 2-3 सालों के अंदर ये तमाम चीजें निकल कर आई। बातें और बढ़ती हुई तब चली गई जब हाल ही के समय पर, जब आपने देखा होगा कि इजराइल और गाजा के बीच मामले बढ़ते जा रहे थे और इजराइल कतर में या दुनिया के और देशों में अपने खिलाफ लोगों को टारगेट कर रहा था। उसी बीच में तुर्की ने इनके साथ अपने सब तरह के रिश्ते तोड़ दिए। इन्होंने कहा कि हमारे एयर स्पेस को हम इजराइल के लिए बंद कर रहे हैं, हमारे शिप्स को अब वहां नहीं जाने देंगे, हम पूरी तरह से इनके साथ सारे ट्रेड रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो तुर्की ने असल मायने में इजराइल के साथ अपने सारे ट्रेड रूट्स खत्म कर दिए। ना जहाज आकर के एक दूसरे की जगह रुकेंगे, एयर स्पेस बंद कर दिए गए। मतलब एक ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन इन दिनों पैदा हो चुकी है इन दो देशों के बीच में, जैसे कि हमास से लड़ाई नहीं हो रही थी, तुर्की से हो रही थी। तुर्की इतना ज्यादा खुलेआम हमास के समर्थन में खड़ा था, गाजा के समर्थन में खड़ा था कि उसने इजराइल के साथ सब तरह के संबंध तोड़ दिए। यही कारण है कि इजराइल ने तुर्की को अब अपने लिए 8वां एनिमी मान लिया है, यह मानते हुए कि इस बार तो कुछ हुआ नहीं, अगली बार हो सकता है तुर्की से गोले चलें। इसके पीछे का बड़ा रीजन भी है। बड़ा रीजन यह है कि कतर में भी तो हमास के आतंकी जाकर छुपे हुए थे, जिनको मध्यस्थता के नाम पर बुलाया गया था कि आओ बातचीत कर लेना। तुर्की में भी वो लोग जाया करते थे, इस्माइल हानिये वगैरह तुर्की की यात्रा पर भी आप लोगों ने देखा है। ऐसे में तुर्की को यह डर था कि कल को जो कतर में हुआ वो तो हमारे देश में भी हो सकता है। मतलब कि इजराइल उठा करके तुर्की में बैठे किसी हमास के लीडर को टारगेट कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने तो वर्ल्ड को कह ही दिया था कि दुनिया में गाजा से निकले हमास के आतंकी जहां भी छिपे हैं मैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। तो ऐसे में तुर्की के अंदर यह भय का भाव भी था कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को दुश्मनी में ही डाल दूं। और दूसरा, खुद के अंदर वो लीडरशिप की चाह भी थी कि सबको लगना चाहिए कि देखो मैं गाजा के लिए कितना संघर्ष कर गया। कुल मिलाकर के इन लोगों ने कतर का जो मामला हुआ उसके बाद से तुर्की को भी अपना शत्रु समझ लिया है। आप देखें, जब कतर की तरफ से ये ट्रंप से मिलने के लिए मुस्लिम देश के लीडर्स गए थे तो अर्दगन बगल में बैठे थे। क्यों? क्योंकि नाटो कंट्री है, साथ में बैठे थे कि सर इनको भी सुरक्षा दो, आपने इनके यहां पर तो पूरा पूरा बेस बना रखा है, फिर भी इजराइल मार दिया है इनको। तभी जाकर अमेरिका ने कतर, इजिप्ट, तुर्की के कहने पर नेतन्याहू से माफी बुलवाई थी और कहा था कि ठीक है, कतर पर अब फिर से हमला ऐसा नहीं होगा, युद्ध समाप्त हो गया, सारे एग्रीमेंट हो गए। यही तो वो लोग थे जो जाकर गाजा की तरफ से अमेरिका में मध्यस्थता किए थे कि साहब चलो 20 पॉइंट का मांग सूत्र निकालो जिस पर साइन करवा करके सबके बीच में मामला शांत करा दिया जाएगा। खैर, ये सारा इतिहास है जो अब आप लोगों को अच्छे से पता हो गया है। इजराइल के खिलाफ गाजा में पाकिस्तानी फोर्सेस को भिजवाने वाला भी तुर्की ही है, जो उससे यह कह रहा है कि गाजा में अपनी सेना भेज। जो इंटरनेशनल फोर्सेस जा रही हैं उसमें पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है तुर्की कि तुम अपनी फोर्सेस भेजो इसमें।
पाक तैयार भी हो गया कि ठीक है साहब हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे। वो पाकिस्तान जो इजराइल को देश नहीं मानता, वो इजराइल के खिलाफ अपनी फोर्सेस को भेजने के लिए तैयार है कि ठीक है साहब अगर आप कह रहे हो तो टू नेशन थ्योरी को मानते हो मैं चला जाऊंगा। मतलब इतना मसाला अब इकट्ठा हो चुका है ना कि इजराइल के तुर्की के खिलाफ इजराइल को खूब सब कुछ पता है, और तुर्की को इजराइल के खिलाफ, इजराइल को तुर्की के खिलाफ खूब सारी चीजें पता है। अब ये आदमी क्या शरारत कर रहा है, पीस टाइम में अक्सर जब ये युद्ध नहीं कर रहा होता तो युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। अब ये क्या कर रहा है भाई साहब, इसने बकायदा तुर्की के दुश्मनों को तलाशना शुरू किया कि तुम आओ बैठो, बैठ करके बातचीत करते हैं। आप पूछेंगे आज ये सेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब ये जो दो देश के नाम देख रहे हैं, ग्रीस और साइप्रस, इनके राष्ट्राध्यक्ष इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं नेतन्याहू के साथ बातचीत कर रहे हैं इस समय पर इजराइल के अंदर, इजराइल में बैठे हुए हैं। अब ये ग्रीस साइप्रस की क्या कहानी है वो भी जान लो। असल मायने में क्या है ना, जब तुर्की को आप देखेंगे तो तुर्की के पश्चिम में यूरोप का एक देश है ग्रीस। ग्रीस के ना इस पूरे के पूरे एजियन सी में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स में बहुत सारा तेल का भंडार है। तुर्की उन आइलैंड्स को अपना मानता है। वो कहता है कि ये छोटे आइलैंड पानी के आधार पर मेरे हैं, ये कहता है मेरे हैं। इस बात को लेकर दोनों बहुत लंबे समय से झगड़ रहे हैं। दोनों के बीच में कई बार राइवलरी इतनी हुई है कि ग्रीस वाले इस पर गोला छोड़ने के लिए, दुनिया वाले इनको शांत कराने के लिए आए हैं। इन दोनों की दुश्मनी तब और देखने को मिली जब एक छोटू सा देश है यहां पर जिसका नाम है साइप्रस। इस साइप्रस के अंदर लगभग 80% ईसाई रहते हैं, 20% मुसलमान रहते हैं। साइप्रस 1970s के आसपास, 74 के आसपास आजाद होता है। यूके वाले यहां से निकल कर जाते हैं और यहां पर 74 में, मतलब 70s के आसपास आजाद होता है। और उस समय पर यहां पर जो आबादी रह रही है ना, उसकी 20% आबादी जो कि मुसलमान है, वो तुर्की के कहने पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहती है पूरे देश पर। वाइस वर्सा, साइप्रस में 80% जो ईसाई हैं वो ग्रीस के कहने पर साइप्रस पर कब्जा करने निकल पड़ते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है, यूएन इनके बीच में मध्यस्थता कराने आता है। साइप्रस जो एक कंट्री है वो दो देशों की वजह से आपस में बटा हुआ था, तो तुर्की ने अपने मुस्लिमों को बोल करके इसके 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो ये जो साइप्रस है ना, ये साइप्रस पर इजराइल के साथ ही रहा है। तो देखो इजराइल क्या कर रहा है, इधर साइप्रस इधर ग्रीस, इन तीनों को मिलाकर के इसके खिलाफ अब एक कर रहा है। 1974 में साइप्रस का जब युद्ध हुआ तो निकोशिया जो फिलहाल इसकी राजधानी है, उसके ऊपर का जो एरिया है ना, जो तुर्की के साइड वाला है, उसको तुर्की ने कब्जे में ले लिया। मैं जो आपसे कह रहा था साइप्रस आजाद हुआ था, वो 1960 में आजाद हुआ था, ठीक है। अच्छा, और दक्षिण वाला जो हिस्सा है साइप्रस का, इस साइप्रस वाले इस हिस्से को ग्रीस वालों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरीके से मतलब कंट्रोल में ले लिया है वो देश आज भी, लेकिन माहौल वो जिसका मानता है वो ग्रीस का मानता है। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये ग्रीस का समर्थक है, इजराइल का समर्थक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तुर्की समर्थक हिस्सा है, तुर्की का ही एरिया समझकर आप इसे चलें। अच्छा, तो ऑटोमेटिक अब ये समझ में आ गया, जिसका एरिया चला गया हो वो तो नेचुरल दुश्मन हो गया, जिसको युद्ध लड़ना पड़ गया वो नेचुरल दुश्मन हो गया। इजराइल तो खुद ही मान रहा है कि तुर्की दुश्मन है हमारा। तो ऐसे में इन सब चीजों को मिलकर के जो माहौल बनता है वो ये कि इजराइल इन सबको एक साथ लेकर आ रहा है। आपने देखा होगा भारत भी यही सारा काम किया था तुर्की को पनिशमेंट देने के लिए। भारत ने साइप्रस, भारत के प्रधानमंत्री बकायदा साइप्रस गए इस साल जब तुर्की ये सारी हरकत किया। हम लोग यहां की यात्रा किए हैं, हमारे विदेश मंत्री यहां की यात्रा पर गए, साइप्रस वालों को हमने अपने देश में बुलाया है, बकायदा बातचीत हुई है। सेम यही हमारी ग्रीस के साथ भी बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर जो भारत स्ट्रेटेजी अपना रहा था साइप्रस और तुर्की, उसको ग्रीस को साथ लेकर चलने की, वही काम अब इजराइल कर रहा है। इसी काम को करते हुए ग्रीस और साइप्रस तुर्की को अपना दुश्मन मानते हुए इजराइल के साथ जा रहे हैं। यह खबर शुरुआत में निकलती है, तुर्की ने इस बात के लिए इन दोनों को धमकाया भी कि तुम लोग क्या मेरे खिलाफ एक होने की सोच रहे हो। नेतन्याहू कह रहे थे हां सोच रहा हूं। यह खबर निकलकर आती है कि तुर्की को काउंटर करने के लिए इन दोनों देशों को साथ लेकर बैठा जा रहा है। इनके खिलाफ अर्दगन इस बात को समझ करके इन तीनों को धमका रहे हैं कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे युद्ध की स्थितियां पनपे, लेकिन ये भाई साहब तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर नेतन्याहू ने ग्रीस और साइप्रस को साध लिया है, साथ बुला लिया है। नेतन्याहू इस बात, वो अर्दगन इस बात से चिढ़े पड़े हैं कि यार तुम लोग सब मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई साहब जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे, और भारत इन लोगों के साथ है, ये सबको पता है। भारत साइप्रस को वेपन बेचना चाहता है, वेपन बेचे भी हैं, हम ग्रीस के साथ भी खड़े हैं, और हमारा इजराइल के साथ जो संबंध है वो सबको जग जाहिर है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा सिस्टम अब
तुर्की के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, ताकि उसे यह रियलाइज रहे कि उसका पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है वो उसे नेचुरल रूप से भारत को इजराइल के करीब लेकर जाता है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।